तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बच्चे लास्ट थ्योरम कर रहे हैं ओपन एंड क्लोज स्फीयर की सेट की। तो बच्चे इसके बाद हमारे 2.25 यूनिट्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। और बच्चे ये आपका पेपर के हिसाब से लास्ट यूनिट रहेगा। तो देखते हैं हम इस यूनिट को। तो ध्यान से देखें बच्चे, हेडिंग का नाम है, थ्योरम का नाम है लास्ट थ्योरम। उसके लिए आप बच्चे डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन को एक बार देख लें, तो वो लास्ट वीडियो में आपको बताई गई है। तो स्टेटमेंट सुने, ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्ड इफ एंड ओनली इफ। बच्चे इसको क्या बोलते हैं? यदि और केवल यदि। इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्ड all of its limit point। तो बच्चे पेपर के अंदर इस थ्योरम के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इतना काम जो मैंने आपको मैट्रिक्स स्पेस की बुक में करवाया है उसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना। ये सारा काम आपको अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है बच्चे। कोई भी डाउट आए तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो बच्चे स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कह रहा है? कहता है कि कोई मैट्रिक्स स्पेस है, उसका एक नॉन वॉइड सबसेट उठाओ जिसका नाम क्या है? ए नाम है। और वो ए सेट पहले केस में क्लोज्ड जो है वो लेकर चलो और प्रूव करो इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। बच्चे पेपर में हो सकता है ये स्टेटमेंट लिखा है और हो सकता है इसकी जगह वो आपको लिख कर दे दे कि इस लाइन का मतलब। बच्चे इट किसके लिए यूज हो रहा है? ए के लिए। वो कहता ए जो है वो कंटेन्ड यानी रखता है ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। और बच्चे कल मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, ए सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो उसको डी ए यानी डिराइव्ड सेट बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो इस लाइन का मीनिंग है बच्चे कि डी ए नाम का सेट जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसे कौन रखता है? ए रखता है। देखो इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। ए कंटेन्ड, ए रखता है किसको? ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। और ए के लिमिट पॉइंट रखता कौन है? डी ए। तो कुल मिलाकर ए किसको रखता है? डी ए सेट को। तो इस लाइन का शब्दों में मीनिंग बच्चे ये है कि ए अपने अंदर रखता है अपने सभी लिमिट पॉइंट, क्योंकि खुद के लिमिट पॉइंट कौन रखता है? डी ए। डी ए का मतलब ही क्या था? ए के सभी लिमिट पॉइंट रखने वाला सेट। तो ए रखता है अपने सभी लिमिट पॉइंट। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ए के अंदर कौन सा सेट बैठा होगा? डी ए सेट। तो हो सकता है पेपर में इसके साथ इफ एंड ओनली इफ में ये लाइन लिखी हुई हो, और हो सकता है यही लाइन आए बच्चे। तो इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए इस लाइन का मीनिंग क्या है कि डी ए नाम का सेट किस में कंटेन होना चाहिए? ए में। तो बच्चे दो तरीके से पेपर में पूछ सकता है इस थ्योरम को, दोनों में से किसी भी तरीके से आए आपको इस लाइन का मतलब ये लिखना है बच्चे और फिर इसी को प्रूव करना है। तो पहले केस में मैं ए सेट को क्लोज्ड लेकर चलूंगा और डी ए को सबसेट प्रूव करूंगा ए का, फिर कन्वर्स करूंगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। तो बच्चे कन्वर्स में ये लाइन मैं लेकर चलूंगा और ए सेट को क्लोज्ड मैं प्रूव करूंगा। तो बच्चे फटाफट से लिखना शुरू करते हैं। डीए के बारे में बता दूं, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट है अगर उनको एक सेट में बंद कर दें तो वो डिराइव्ड सेट कहलाता है। और यहाँ पर ऑल ऑफ इट्स पॉइंट का मतलब ही डीए से ही है। तो ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स का मतलब किससे है? डीए। और डीए को कौन रखता है? इट वर्ड ए के लिए यूज हुआ है। ए रखता है किसको? अपने सभी लिमिट पॉइंट। और उसके सभी लिमिट पॉइंट होते किस में है? डीए में। तो इस लाइन का शब्दों में मीनिंग बच्चे ये है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हेडिंग लगाएं बच्चे प्रूफ। तो आप तो यही मानकर चलना कि पेपर में अगर ये थ्योरम पूछी जाएगी तो वो ये वाले स्टेटमेंट से पूछेगा जिससे आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन का एक्चुअल में मीनिंग ये है। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि अगर ये दे देगा सीधा फिर तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए। अब जिस बच्चे को इसको पढ़कर ये बनाना नहीं आएगा उसके लिए मुश्किल है ये थ्योरम। तो बच्चे प्रूफ के अंदर लिखा लेट एक्स कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। क्वेश्चन में एक्स कोमा डी क्या है बच्चे? एक मीट्रिक स्पेस। ए नाम का बंदा एक नॉन वॉइड सबसेट है उस मीट्रिक स्पेस का। तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी अ
नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, यानी a जो है वो x के अंदर बैठा है। फिर पहले किस्से में a को हम क्या लेकर चल रहे हैं, क्लोज्ड, तो हमने क्या लिखा, सपोज फर्स्ट पोर्शन में हम लेकर चल रहे हैं a इज अ क्लोज सेट, ये हम लेकर चल रहे हैं कि क्वेश्चन में a क्लोज सेट है। प्रूव क्या करना है, ये वाली लाइन, तो पहले तो ये लाइन लिखेंगे, टू प्रूव, सिद्ध करना है, इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, कंटेन्ड को हिंदी में बोलते हैं रखना, इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। और एक्चुअल में इस लाइन का मतलब हमें सिद्ध क्या करना होगा, इस लाइन को प्रूव करने का मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा, दैट मीन्स टू प्रूव जो DA नाम का सेट है वो किस में चला जाए, A में। तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुल मिलाकर इस हिस्से में मुझे DA को सबसेट प्रूव करना है A का। अब बच्चे अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ी हुई है, यानी वेक्टर स्पेस रिंग थ्योरी, और बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर A सेट को B में बिठाना है तो A से कुछ ना कुछ लेकर चलो और वही एलिमेंट कुछ ना कुछ करके दूसरे सेट में बिठा दो। अगर वही एलिमेंट दूसरे सेट में बैठ गया तो DA सबसेट प्रूव हो जाएगा A का। तो बच्चे ध्यान से सुनो, अगर इसको इसमें बिठाना है तो इससे कुछ मांग लो और वही एलिमेंट कुछ ना कुछ करके अगर इसमें बिठा दोगे तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट फिर इसमें बैठ जाएंगे, और अगर सारे इसमें बैठ गए तो ये पूरा बंदा इसमें चला जाएगा, और अगर ये पूरा बंदा इसमें चला गया तो इस लाइन का मतलब क्या है, इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, और हमारी थ्योरम का फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे इससे एक एलिमेंट मांग लो, तो हमने क्या किया, लेट फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल का मतलब हम इसके सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, पर बुलाते वक्त तो एक ही एलिमेंट बुलाएंगे, तो एलिमेंट का नाम तो x रख दिया और उसके आगे फॉर ऑल सिंबल यूज कर दिया, दैट मीन्स हम इसके सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और ये x एलिमेंट हमने किससे मांगा है, इस DA सेट से। तो ये प्रोसीजर होता है बच्चे थ्योरम्स को प्रूव करने का, आप इससे कुछ ना कुछ मांग लो और प्रूव कर दो कि यही एलिमेंट इसमें है, तो टू प्रूव। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यही वाला एलिमेंट किस में चला जाए, A में चला जाए। अगर ये बंदा A में चला गया तो थ्योरम खत्म हो जाएगी। अब बच्चे इसको A में कैसे भेजें, अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको इसमें भेज पाऊँ। तो बच्चे जब हमारे पास तरीका नहीं होता तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कल भी मैंने जो थ्योरम करवाई थी वो कॉन्ट्राडिक्शन से, और आज भी मैं जो थ्योरम का रिजल्ट कर रहा हूँ वो कॉन्ट्राडिक्शन से। तो आप क्या लिखेंगे, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी नियम लगा देते हैं। तो बच्चे देखें ध्यान से, अच्छा उससे पहले एक लाइन लिख लेते हैं जिससे इस थ्योरम का थोड़ा सा मजा आ जाए करने का। बच्चे देखो ध्यान से, लॉजिक हमें पता है, A सेट को अगर B में बिठाना है तो इससे कुछ मांगो और वही एलिमेंट कुछ ना कुछ करके इसमें बिठा दो, वो तो बाद में बिठाएंगे। इसको इसमें बिठाने के लिए अलग तरीका यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, वो बाद में देखते हैं। पहले जो चीज़ मांगी है उसका बात का यूज करते हैं। हमने x किस में से मांगा है, DA में से, तो हमने क्या लिखा, क्योंकि हमने x किस में से मांगा है, DA में से, और अगर x DA में से मांगा है तो बच्चे DA है क्या, DA उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जो कि लिमिट पॉइंट है A के। अगर x को हमने DA में से मांगा है दैट मीन्स x लिमिट पॉइंट है किसका, A का। क्यों, क्योंकि DA की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ A, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ A के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उनको अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो DA सेट है। अब DA में हम किसको मांग कर चले हैं, x को। अगर x DA में है इसका मतलब x A का क्या है, लिमिट पॉइंट। तो इस लाइन का मतलब हम लिख सकते हैं दैट मीन्स x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। इसको रोक नहीं सकते हम, क्योंकि अगर x DA में है तो इसका मतलब x A का क्या है बच्चे, लिमिट पॉइंट। तो x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, और इसको मार्क करके छोड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि DA का मतलब यही है कि उसमें जो भी बंदे होंगे वो A के लिमिट पॉइंट होंगे। तो x अगर DA में है तो x A का क्या है बच्चे, लिमिट पॉइंट है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये तो अपने आप आया है। अब मेन आ जाओ, हमें x को A में बिठाना है और हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर दिया। तो देखो एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लो। x को A में बिठाना है और हम कहेंगे हमारे हिसाब से x A में नहीं है, तो लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हमने उल्टा मान लिया।
हमें x को a में बिठाना है और हम कहेंगे हमारे हिसाब से x a के अंदर बिलोंग नहीं करता। अब अगर x a में नहीं है तो ये तो हम छोटी छोटी बातें जान चुके हैं पहले ही। अगर कोई चीज़ इसके पास नहीं है तो वो डैश के पास होगी। तो अगर x a के पास नहीं है तो पक्की बात है वो x किसके पास होगा, a डैश के पास होगा। अब अगर x a डैश के पास होगा तो बच्चे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, a कैसा सेट है, क्लोज्ड, तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इस पोर्शन में कि a एक क्लोज सेट है। अगर a क्लोज सेट है तो उसकी मेन डेफिनेशन तो बच्चे हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, अगर a क्लोज्ड है तो a डैश क्या होगा, ओपन सेट। तो a डैश इज एन ओपन सेट। अगर a क्वेश्चन में क्लोज्ड गिवन ही है, a तो क्लोज्ड है, अगर a क्लोज सेट है तो मेन डेफिनेशन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। अब बच्चे देखना a डैश अगर ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर होगा। तो x नाम का बंदा अगर a डैश में है और a डैश ओपन सेट है तो इसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। तो x को सेंटर मानकर एक कोई r रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया और जो कि a डैश में होगा ही होगा क्योंकि a डैश कैसा सेट है, ओपन सेट। तो उसमें कम से कम एक ओपन स्फीयर जरूर होगा, जहां पर रेडियस को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो 0 से बड़ी क्यों है, क्योंकि a डैश ओपन है तो उसमें एक रेडियस तो ऐसी होगी ही होगी जिससे बना हुआ ओपन स्फीयर a डैश में होगा ही होगा। तो हमने मान लिया Sx, R नाम का ओपन स्फीयर किसका हिस्सा है, a डैश का होगा। क्यों, क्योंकि a डैश ओपन सेट है। अब ये बंदा अगर a डैश में चला गया तो ध्यान से सोचकर बताना, अगर ये बंदा a डैश में है तो बच्चे a का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, सुने ध्यान से। अगर ये बंदा a डैश में है तो इस बंदे का a के साथ इंटरसेक्शन पक्की बात है फाई आएगा, क्योंकि हम जानते हैं a सेट का और a डैश सेट का इंटरसेक्शन हमेशा खाली होता है, क्योंकि जो एलिमेंट a के पास होते हैं वो a डैश के पास नहीं होते। तो ये चीज ही अगर a डैश में है तो a का इसके साथ इंटरसेक्शन पक्की बात है क्या आएगा, फाई। ये मैं फाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चे ये चीज a डैश में है। अगर ये चीज a डैश में है और a डैश का a से इंटरसेक्शन लोगे तो तुम कोई मर्जी एग्जांपल बना लो, a और a डैश का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, फाई। तो ये तो फाई आएगा। अब ये अगर फाई आएगा तो मैंने कल बताया था इसी के अंदर अगर ये चीज और जोड़ दें, सोचो अगर ये इंटरसेक्शन फाई है तो इसके अंदर से एक एलिमेंट और कम कर देंगे तो उसका इंटरसेक्शन भी तो फाई आएगा। भाई सोचो अगर इसमें 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट भी a के साथ इंटरसेक्शन में फाई दे रहे हैं, तो 10 में से अगर एक एलिमेंट और कम कर देंगे, यानी अगर 9 एलिमेंट का भी a से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी तो खाली आएगा। जब 10 बंदे ही a के साथ इंटरसेक्शन खाली दे रहे हैं तो उनमें से अगर एक बंदा घटा भी देंगे तो उसका भी तो a से इंटरसेक्शन खाली आएगा। तो आप इसके बाद क्या लिख सकते हो, Sx, R में से भले ही x को घटा भी दो तो भी इसका इंटरसेक्शन फिर क्या ही आएगा, फाई आएगा। भाई 10 के साथ a का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो 10 में से एक बंदा और घटा देंगे तो 9 का भी तो इसके साथ इंटरसेक्शन फाई होगा। अब अगर ये फाई होगा तो ये किसकी डेफिनेशन है बच्चे, लिमिट पॉइंट की। पर लिमिट पॉइंट x a का कब बनता है, जब ये नॉट इक्वल टू होता है। पर यहां पर तो इक्वल टू फाई आ गया, दैट मीन्स x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस लाइन के बाद नीचे आप लिख सकते हो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो नीचे स्पेस नहीं है तो इसके बाद की लाइनें मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे, समझने की कोशिश करना। तो देखे इस लाइन के बाद आप लिख सकते हो x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इक्वल टू फाई आ गया। कल लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहां पर नॉट इक्वल टू का साइन था। अगर नॉट इक्वल टू होता है तो x a का लिमिट पॉइंट होता है, पर ये तो इक्वल टू फाई आ गया तो इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद नीचे लिखोगे सो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो x लिमिट पॉइंट ही नहीं है किसका, a का। ये लाइन के बाद तो यही लिख सकते हैं। अब अगर x a का लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो आप इक्वेशन नंबर 1 देखो बच्चे, लिख कर बैठे हो कि x a का क्या है बच्चे, लिमिट पॉइंट। इसको तो मना कर ही नहीं सकते, जबकि यहाँ रिजल्ट आ गया कि x a का लिमिट पॉइंट ही नहीं है। तो ये दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये लाइन किसका अपोज कर रही है, इस लाइन का, जो हम क्लियरली लिख चुके हैं कि x तो भैया लिमिट पॉइंट है a का। पर हमने जब कैलकुलेशन की तो x कहता मैं लिमिट पॉइंट ही नहीं हूं a का।
तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि समीकरण 1 में हम कह चुके हैं कि इक्वेशन x तो लिमिट पॉइंट है a का, पर हमारा रिजल्ट आ गया कि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास कर रहा है। इसका मतलब हमने जो मानना वो गलत मानना। हमने गलत क्या माना था कि x a में नहीं है, इसका मतलब सही बात क्या है, x a में है। तो नीचे लाइनें क्या लिखोगे, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो कुछ माना वो गलत माना, और गलत हमने क्या माना था कि x a में नहीं है, तो सही बात क्या है, x a में है। तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स प्रूव हो गया कि x किस में चला गया, a में। हमने तो माना था x a में नहीं है, पर उसको मानने से जो काम किया वो दो अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। कभी तो कह रहा है कि x लिमिट पॉइंट है, और हम जब प्रूव कर रहे हैं तो x लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने माननी ही चीज़ गलत थी। तो इसका मतलब x जब हमने माना था कि a में नहीं है, वो हमने गलत माना था। तो सही बात क्या है, x a में है, और यही हमें करना था। अगर x a में चला गया, सोचो अगर ये x a में चला गया तो हमने x इससे मांगा था, और वही एलिमेंट कुछ ना कुछ करके इसमें बिठा दिया, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है कि dA किसका सबसेट है, a का। तो इसके बाद लिख सकते हो दैट मीन्स dA प्रूव हो गया कि वो सबसेट है किसका, a का। और इसके बाद आप नीचे ये वाली लाइन लिख दोगे, सो इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। सो इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। तो बच्चे थ्योरम का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। हमने a को क्लोज लेकर चले और प्रूव कर दिया इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अब कन्वर्स, बच्चे कन्वर्स में हमें इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट वाली लाइन गिवन है, और प्रूव करना है कि a जो है वो एक क्लोज सेट होगा। बच्चे कल वाली थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और आज वाली थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आज खत्म हो गया। आज मैं बस यही करवाऊंगा, कल से नई जो वीडियो आएगी वो नए चैप्टर की आएगी, और उसके लिए फोल्डर भी नया बना होगा आपके ही ग्रुप में, तो कंटिन्यूस फंक्शन नाम से होगा, और उसके अंदर आपका लास्ट यूनिट रहेगा। तो बच्चे अब हम कन्वर्स हेडिंग लगा रहे हैं, ये लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो देखें बच्चे, तो इसको आप पोज करके नोट कर लेना। अब हेडिंग लगा लो कन्वर्स, और कन्वर्स करना शुरू कर दो। तो अपने ये सारा मिटो रहे हैं और कन्वर्स को कर रहे हैं। तो बच्चे कन्वर्स हेडिंग लगाई। अब कन्वर्स में गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। गिवन तो हमें वो लाइन है क्या, इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, इट कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। दैट मीन्स क्या गिवन है, ये बात मेन है। इस लाइन का मतलब क्या गिवन है हमें, दैट मीन्स हमें गिवन है कि dA तो इस बार सबसेट है a का, और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो कन्वर्स के अंदर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ये चीज़ गिवन है, क्योंकि इसका मतलब यही है। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि a सेट कैसा होगा, क्लोज्ड। तो a सेट को प्रूव करना है बी अ क्लोज सेट। अब हम मेन बेसिक जानते हैं, अगर a को क्लोज प्रूव करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना है। तो अगर a को क्लोज प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे a डैश को प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसा सेट हो जाए, ओपन सेट। और उसके लिए भी हमें पता है क्या करना होता है। अगर इसको ओपन सेट प्रूव करना है तो इसमें क्या बिठा दो, ओपन स्फीयर। अब बच्चे कल नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिनको ओपन स्फीयर, ओपन क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट और लिमिट पॉइंट, इन 5 डेफिनेशन को अच्छे से याद किया होगा, उन्हीं को बातें समझ आएंगी। और ये भी पता होना चाहिए कि जिसको ओपन सेट प्रूव करना है उसके लिए उसमें क्या बिठाना होता है और उससे क्या मांगना होता है। अगर ये सारी बातें याद रही तो कल वाला यूनिट भी बहुत ईजी लगेगा बच्चे। तो ध्यान से सुने, ए को क्लोज प्रूव करना है तो ए डैश को ओपन, और ए डैश को ओपन प्रूव करना है तो उसमें ओपन स्फीयर बिठाना है। तो दैट मीन्स टू प्रूव बस हमें ये करना है एस एक्स कोमा आर नाम का ओपन स्फीयर अगर ए डैश में बिठा दें तो ए डैश ओपन प्रूव हो जाएगा, ए डैश ओपन हो गया तो ए क्लोज प्रूव हो जाएगा, और अगर ए क्लोज प्रूव हो गया थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो बस अब इसको इसमें बिठाना है, और जब भी किसी ओपन स्फीयर को किसी में बिठाना हो तो उससे एक एलिमेंट मांग लो, और वो एलिमेंट भी मांगना कौन सा है, जो सेंटर लोगे। तो सेंटर क्या लिया है, एक्स, तो तुम इससे एक एलिमेंट मांग लो एक्स नाम का, बस थ्योरम अपने आप चल पड़ेगी। अब सुने, x तुमने a डैश से मांग लिया, अगर x a डैश में है तो पक्की बात है ये x a में नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़
डैश के पास है वो सिंपल के पास नहीं होगी। तो अगर x a डैश में है तो x a में नहीं है। अब अगर x a में नहीं है तो इक्वेशन 1 गिवन है, तो साइड में रीजन लिखा, इस बार गिवन है कि DA नाम का बंदा सबसेट है A का। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, रिजल्ट आ चुका है कि x a में नहीं है। अगर बच्चे x इसमें नहीं है तो क्या इसमें होगा? अगर कोई चीज़ बड़े के पास नहीं है तो वो छोटे के पास कहाँ से होएगी? ये वाला पूरा बंदा इसमें है और वो कह रहा है कि x नाम का बंदा A में नहीं है। अगर x नाम का बंदा इसमें नहीं है तो फिर इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि DA तो पूरा का पूरा ही किसके अंदर बैठा है? A के अंदर। तो DA के सारे एलिमेंट ही अगर A में है और अगर x A में नहीं है तो वो x इसके पास भी फिर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? अगर x A में नहीं है तो इस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करें, जो चीज़ इसके पास नहीं है फिर वो इसके पास भी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा उसके अंदर ही बैठा है और वो कह रहा है कि कोई भी बंदा A में है ही नहीं। जब बंदा A में नहीं है तो वो DA में भी नहीं है। तो क्या लिखोगे? अगर x A में नहीं है और ये चीज़ गिवन है तो आप कहेंगे x फिर DA में भी नहीं होगा। और अगर x DA में नहीं होगा तो DA किस चीज़ की कलेक्शन है? A के सभी लिमिट पॉइंट की। अगर x DA में नहीं है तो इसका मतलब x A का लिमिट पॉइंट नहीं है, तभी तो DA में नहीं गया। DA में तो वही जाएंगे जो A के लिमिट पॉइंट होंगे। अब x A में नहीं है तो x फिर इस प्रॉपर्टी की वजह से DA में भी नहीं है। अगर x DA में नहीं है तो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो बड़े आराम से पढ़ोगे ना बच्चे ये डेफिनेशंस तो बहुत इजी लगेंगी। तो x A का लिमिट पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि DA तो रखता ही अपने अंदर A के लिमिट पॉइंट है। अगर x DA से बिलोंग नहीं कर रहा तो x A का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। अब अगर x A का लिमिट पॉइंट नहीं है तो पक्की बात है A इंटरसेक्शन S x R माइनस x। सोच कर बताओ, अगर x A का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये रिजल्ट इक्वल टू 5 आएगा। फिर आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इस x को तो छोड़ दो चाहिए, क्योंकि x तो घटाना ही घटाना है। S x R ये रिजल्ट भी इक्वल टू क्या रहेगा? 5। और बच्चे अगर इन दो का इंटरसेक्शन 5 है तो पक्की बात है कि ये बंदा A डैश में होगा, क्योंकि A का और A डैश का ही इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? 5। तो अगर ये दो सेट मिलकर 5 दे रहे हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ A डैश में बैठी हो, क्योंकि A और A डैश का इंटरसेक्शन ही हमेशा क्या होता है? 5। तो इस लाइन से आप ये लिख सकते हो कि दैट इम्प्लाइज S x R पक्की बात है किस में होगा? A डैश में। और चेक करो, हमें यही प्रूव करना था। एक ओपन स्फीयर हमने A डैश में बिठा दिया, एक ओपन स्फीयर A डैश में बैठ गया, तो A डैश क्या प्रूव हो गया? ओपन सेट। और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो सिंपल क्या होगा? क्लोज्ड। तो सो A इज अ क्लोज्ड सेट। तो प्रूव हो गया A जो है वो कैसा सेट है बच्चे? क्लोज सेट है। और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चे ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर कल हम कंटिन्यूस फंक्शन शुरू करेंगे, और वो चैप्टर सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन सेट प्रूव करने के लिए उसके अंदर ओपन स्फीयर बिठाना होता है, क्लोज सेट प्रूव करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना होता है, और उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करने के लिए उसके अंदर ओपन स्फीयर बिठाना होता है। ये सारी लाइनें याद होनी चाहिए। और जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना होता है उससे क्या मांगना होता है? एक एलिमेंट। अगर ये बातें सारी याद कर लोगे तो बच्चे कल का नया चैप्टर आपको बड़ा इजी लगेगा। तो आज ये अपनी बच्चे चैप्टर कंप्लीट, इसमें इतना ही करना है। ज़्यादा करोगे तो बच्चे फिर सारी थ्योरी में याद नहीं रख पाओगे, तो इतना इनफ है। कल हम देखेंगे इसका नया चैप्टर कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चे, थैंक यू।